हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सैम्पल पेपर्स जो सीबीएसई की साइट पर आज ही आए हैं, उसकी मार्किंग स्कीम की जो पैटर्न हमारा नया चेंज हुआ है उसको डिस्कस किया था। और इस वीडियो में अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद मार्किंग स्कीम। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मैंने क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम दोनों ओपन की हैं ताकि हमें ये पता लगे कि हमारी मार्किंग स्कीम में हम कितना लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमें किस स्टेप के अकॉर्डिंग कितने मार्क्स मिलते हैं। राइट, तो हम उसकी शुरुआत करते हैं। आप सबसे पहले मैंने कहा था कि पार्ट ए जो 24 मार्क्स का था, जिसमें आपके पास 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं 16। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो सेक्शन 1 में। इन दिस व्हाट ही सेड दैट चेक वेदर द फंक्शन f from r to r defined as f of x equal to x cube is 1 1 or not। तो हमारे पास फंक्शन गिवन है x क्यूब, हमें 1 1 और ऑन टू बताना है। सॉरी 1 1 और नॉट कि ये है या नहीं है, हमें वो चेक करना है। तो उसके लिए 1 to 1 के लिए हम दो एलिमेंट्स लेकर चलते हैं। तो हम कंसीडर करते हैं कि लेट f of x1 इक्वल टू f of x2। अगर एलिमेंट सेम आएंगे तो फंक्शन 1 to 1 है, अदरवाइज नॉट। तो हमने दो फंक्शंस f of x1 इक्वल टू f of x2 लेकर चले। f of x था x क्यूब, तो ये हो जाएगा x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो फंक्शन इज 1 to 1, दैट इज ऑफ 1 मार्क। इसी में और ऑप्शन दी हुई है जिसमें उसने कहा है हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर पॉसिबल इन अ सेट ए हुज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर 3। तो यहां हमारे पास नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस निकालने हैं। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज 2 रेज टू पावर n इंटू n माइनस 1। तो n क्या है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमारे पास है। तो ये क्या आ रहा है, 2 रेज टू पावर n इज 3 ऑफ 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो 3 रेज टू पावर 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो 2 रेज टू पावर 6 इज द आंसर। राइट, हमें 1 मार्क के क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर के मार्क्स मिलते हैं, लेकिन फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए तभी हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है a relation r in s is equal to 1 2 3 is defined as r equal to 1 1 1 2 2 2 3 3 which element of relation r be removed to make r an equivalence relation। मीन्स हमें इसमें से कौन सा एलिमेंट हम रिमूव करें कि आपके पास ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। तो इक्विवेलेंस रिलेशन की अगर हम बात करें तो उसमें हम क्या कहते हैं कि हमारे पास रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए। राइट, तो रिफ्लेक्सिव हमारे पास क्या था, जिसमें हमारे पास क्या आता है रिफ्लेक्सिव में कि हमारे पास अगर सेम सेम एलिमेंट्स हैं, सेम सेम एलिमेंट्स की बात करें तो मतलब कि अगर हमारे पास 1 1 2 2 और 3 3 सेम सेम एलिमेंट्स हैं तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक में हम कहते हैं कि हम इंटरचेंज कर दें। तो यहां देखो अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, बट 2 1 यहां नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इसका मतलब ये एक एलिमेंट ऐसा है कि अगर हम इसे हटा दें तो ये आपके पास सिमेट्रिक भी बन सकता है। तो इसका मतलब हम 1 2 को अगर यहां से रिमूव कर दें एलिमेंट को, देन वी कैन से दैट इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। थर्ड हमारे पास आता है रिलेशन r इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स r डिफाइंड एज r इक्वल टू ए बी सच दैट रूट a इक्वल टू b इज अ फंक्शन और नॉट। हमें ये बताना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन हमारे पास कब होता है, जब x कोऑर्डिनेट कांट बी रिपीटेड। अगर x कोऑर्डिनेट रिपीट करता है तो आपके पास वो फंक्शन नहीं है, और y कैन बी रिपीटेड। तो इस केस में अगर हम बात करें तो a कोऑर्डिनेट रिपीट नहीं होना चाहिए, बट आपके पास रियल है। अगर हम माइनस इन्फिनिटी से जीरो, क्योंकि रूट है, तो अगर हम माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच की वैल्यूज डालते हैं तो यहाँ पर a आपके पास रिपीट होता है। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू से दैट दिस इज नॉट अ फंक्शन। इसी में ऑप्शन दी हुई है एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर इन ए डिवाइड्स इट इनटू इक्विवेलेंस क्लासेस a1 a2 a3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1 यूनियन a2 यूनियन a3 एंड इंटरसेक्शन। तो अगर आपके पास ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इक्विवेलेंस क्लासेस की जो यूनियन है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू a, और जो आपके पास इंटरसेक्शन है दैट मींस नथिंग इज कॉमन, सो वी हैव टू से दैट मस्ट बी इक्वल टू 5। तो यहां आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन गिवन था और इक्विवेलेंस क्लासेस गिवन थी। तो यूनियन ऑफ ऑल दैट क्लासेस इज इक्वल टू a एंड इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5।
फोर्थ क्वेश्चन आपके पास है, इफ A and B are matrices of order 3 cross n and m cross 5 respectively, then find the order of matrix 5A minus 3B given that it is defined. अगर ये defined है तो हमारे पास क्या है, 5A minus 3B. अब हमारे पास डिफरेंस या एडिशन कब पॉसिबल है, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो. तो सेम होने का मतलब कि अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, और अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 5 होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है. तो इसका मतलब आपके पास जो A और B या N और M की जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, 3 और 5, तभी हमारे पास ये पॉसिबल है. तो हम क्या लिखेंगे कि 5A माइनस 3B हमें फाइंड आउट करना है कि किस ऑर्डर का होगा. दैट मस्ट बी ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 5 क्योंकि सब्ट्रैक्शन है. फिफ्थ पार्ट की बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर की. ए गिवन है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स whose elements are given by aij. अब यहाँ आप देखो तो थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है. पहले जो 1 मार्क का क्वेश्चन आता था उसमें वो सिर्फ ए पूछता था, और इस पार्ट में स्टूडेंट्स मिस्टेक करेंगे. और वो मिस्टेक क्या होगी कि ए आई जी देखते ही और हम लिखेंगे कि हम एक मैट्रिक्स ए निकाल देंगे, और वही हमारी मिस्टेक हो जाएगी क्योंकि उसने ए नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है, ए स्क्वायर. तो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना, इस पूरे पेपर में स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना. हर जगह एक वर्ड ऐसा डाल दिया जिससे स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, और हमें इतनी हैबिट नहीं होती पेपर में. तो इसलिए ध्यान रखना, ए स्क्वायर निकालना है. तो सबसे पहले ए आई जे से आप ए निकालोगे. तो सबसे पहले आई इक्वल टू जे, दैट मीन्स कि 1 1 और 2 2, डायगोनल एलिमेंट 0 हो रहे हैं और बाकी एलिमेंट्स 1 1 है. तो इससे आपके पास सबसे पहले ए निकला. हमें ए स्क्वायर निकालना है, मीन्स ए को ए से मल्टीप्लाई किया है, देन वी गेट ए स्क्वायर. अगर आपने सिर्फ ए निकाल दिया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट? और इसी के ऑप्शन में और पार्ट है, गिवन दैट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 and determinant of A is minus 4, then find determinant of adjoint A. डायरेक्ट फॉर्मूला है. determinant of adjoint A का फॉर्मूला हमारे पास होता है determinant of A raised to power n minus 1. determinant of A कितना है, minus 4 to the power n. n क्या है, ऑर्डर. ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3 का है, तो उसका मतलब 3 minus 1 दैट इज 2. तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 16, राइट? उसके बाद जो नेक्स्ट अब आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो 6th क्वेश्चन में देखो आपके पास क्या है. इन दिस क्वेश्चन ही सेड लेट ए इज इक्वल टू aij be a square matrix of order 3 cross 3 and determinant A is equal to minus 7. Find the value of A11, A21 plus A12, A22 and so on. अब इस केस में अगर आप देखो तो यहाँ आपके पास क्या आ रहा है, सबसे पहली चीज ये ध्यान से देखो, A11 और A21, स्मॉल a जो है वो एलिमेंट के लिए और कैपिटल A क्या है, उसका कोफैक्टर, राइट? उसने कंफ्यूज करने के लिए आपको ये भी दे दिया कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है -7 की स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ तो करेंगे. लेकिन इसका एक रिजल्ट अगर आपको याद हो तो हमने किया था कि इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम देन देयर सम इज ऑलवेज 0. कि यहाँ A11 है और यहाँ कोफैक्टर जो है वो A11 का नहीं है, A21 का है. तो यहाँ अलग रो है, यहाँ अलग रो है. तो अगर इस तरह से मल्टीप्लाई होता है तो इनका सम हमेशा क्या आता है, 0. तो डायरेक्टली यू हैव टू राइट दैट आंसर इज 0, राइट? क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड इंटीग्रल ऑफ e raised to power x of 1 minus cot x plus cos x square x. जब भी आपके पास e raised to power x आता है तो आपके पास क्वेश्चन की फॉर्म बनती है e raised to power x ऑफ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स. देखो 1 माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, क्योंकि कॉट एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स और माइनस यहाँ है. तो ई एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ये बन रहा है. तो इसका आंसर क्या आता है, दैट इज ऑफ ई एक्स एफ एक्स प्लस सी. तो ई रेज टू पावर एक्स ऑफ एफ एक्स कितना था, 1 माइनस कॉट एक्स प्लस सी, डायरेक्ट आंसर है.
इसी की अगले में ऑप्शन दी हुई है इंटीग्रल ऑफ -90 to 90 x स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। तो लिमिट आ गई आपके पास, कौन सी प्रॉपर्टी हमने की थी, -a to a f ऑफ x dx की, जिसमें हम फंक्शन को इवन या ऑड चेक करते थे। तो x को -x डाल के देखते थे कि फंक्शन इवन आ रहा है या ऑड। तो यहाँ फंक्शन आपके पास कैसा आ रहा है, ऑड। देखो x को -x डाल रहे हो तो साइन ऑफ -x, तो ये तो प्लस हो गया और ये क्या आ गया, माइनस ऑफ साइन x। तो फंक्शन कैसा आ गया, ऑड। तो f ऑफ -x इक्वल टू -f ऑफ x। तो फंक्शन ऑड है, और अगर फंक्शन ऑड हो तो डायरेक्टली आंसर इज 0, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, find the area bounded by y equal to x square, x axis and the lines x equal to -1 and x equal to 1। तो आपके पास अब यहाँ पर 8th क्वेश्चन में क्या है, एरिया निकालना है बाउंडेड बाय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो आपके पास जो बन रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, पैराबोला की कर्व बन रही है, x एक्सिस दिस एंड द लाइंस x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1। तो ये -1 हो गया और ये 1 हो गया, ये हो गया ओरिजिन। तो हमें ये एरिया निकालना है जो बाउंड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे ट्वाइस कर दें, क्योंकि x एक्सिस लाइन और ये, तो ये एरिया हमें निकालना है, ये दोनों एरिया। तो हम एक साइड का एरिया निकालेंगे और उसे ट्वाइस कर देंगे। तो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 to 1, क्योंकि ये हम पॉजिटिव वाला ले रहे हैं एक्स स्क्वायर dx। तो यहां से इसको इंटीग्रेट किया और अपर माइनस लोअर लिमिट हमने पुट की एंड देन वी गेट द आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 9th पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th आपके पास है, हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आर देयर in differential equation dy by dx is equal to -4x y square and y0 is 1। तो यहां अगर हम बात करें तो आपके पास देखो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन है लेकिन इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स द आंसर इज 0। For what value of n is the following a homogeneous differential equation? Homogeneous differential equation कब बनती है, जब यहाँ पर ये पावर हर टर्म की सेम हो ऑर्डर, 2 + 1 3, 1 + 2 3, ये भी 3, तो ये n क्या होना चाहिए, 3। तो अगर n आपके पास 3 होगा then it is a homogeneous differential equation। Question number 10, find a unit vector in the direction ऑपोजिट टू। अब देखो यूनिट वेक्टर हम क्या करेंगे, जल्दी में सिर्फ यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे, लेकिन यूनिट वेक्टर तो निकालना है इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू, इसको ध्यान देना है। तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालोगे, यूनिट वेक्टर क्या होता है, दैट वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो क्या आ जाएगा आपके पास, -3/4j अपॉन √9/16। तो वही 3/4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -j, राइट। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, -j यूनिट वेक्टर, किसका, इसका। लेकिन उसने क्या पूछा, डायरेक्शन ऑपोजिट टू दिस, तो ऑपोजिट टू दिस आपके पास क्या आ जाएगा, दिस j वेक्टर। तो ध्यान रखना -j नहीं लिखोगे, ऑपोजिट पूछा है तो j वेक्टर इज द आंसर। ध्यान देना दिस इज डायरेक्शन ऑपोजिट है, फिर से थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज टू साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज टू वेक्टर्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमने किया हुआ है, दैट इज हाफ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। तो हाफ ऑफ 2i इंटू -3j। तो आपके पास 3 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया है इट कांट बी नेगेटिव, स्क्वायर यूनिट जरूर लगाओगे, स्क्वायर यूनिट्स नहीं लगाओगे तो हाफ मार्क डिडक्ट होता है, तो यूनिट जरूर लगानी है। एरिया निकाल रहे हो दैट इज इन स्क्वायर यूनिट्स। 12th क्वेश्चन की बात करें तो फाइंड द एंगल बिटवीन द यूनिट वेक्टर a एंड b गिवन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a + b इज 1। हमें एंगल निकालना है, देखो हमने यहाँ पर स्क्वायरिंग किया, a² + b² + 2ab = 1 आ गया आपके पास। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1, ये भी होगा 1। तो 1 + 1 वहां जाएगा तो हो जाएगा -2, ये आ गया 2a.b = -1, 2 यहाँ गया तो -½
तो ए डॉट बी को क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी तो 1 होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर्स है। तो थीटा आपके पास कॉस थीटा क्या आ गया, माइनस हाफ, तो थीटा क्या आ जाएगा 180 माइनस पाई बाई 3 दैट इज 2 पाई बाई 3, राइट। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू वाईजेड प्लेन। फिर से देखो उसने चेंज कर दिया। हम क्या करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन किसका, वाईजेड प्लेन का। वाईजेड प्लेन में x 0, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे 0 1 1। बट उसने आपसे क्या पूछा है, नॉर्मल टू वाईजेड प्लेन। तो अगर हम यहां बात करें तो नॉर्मल टू वाईजेड प्लेन में आपके पास क्या हो जाएगा, जैसे आपके पास x y और z प्लेन है, तो इस केस में अगर हम बात करें तो यहां आपके पास देखो ये 3 एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस और ये z एक्सिस। वाईजेड प्लेन है तो इसका जो नॉर्मल है, ये वाईजेड प्लेन है, इसके जो ऑपोजिट है जो नॉर्मल है वो क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर x एक्सिस के, राइट। तो वाईजेड प्लेन परपेंडिकुलर किसके हो जाएगा, वाईजेड प्लेन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। तो यहां से आपके पास इसके जो पॉइंट्स हैं, इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या आ जाएंगे, x 0 0, दे आर द डायरेक्शन रेशियोज। तो अगर हमें अब यहां से डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस हम निकाल सकते हैं। कैसे, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास क्या आते हैं इस केस में, देखो यहां से अगर हम निकालें, इसी को हम उस पर सॉल्व करके देखते हैं स्क्रीन पर। तो देखो आपके पास क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहां हम बात करें तो आपके पास ये है जिसमें YZ, अभी हमने लिखा कि YZ किसके पैरेलल है, तो दैट इज YZ प्लेन दैट इज परपेंडिकुलर टू क्या होगा, x एक्सिस। तो इसका मतलब आपके पास जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या आ जाएंगे, x 0 0। डायरेक्शन कोसाइंस हमें निकालने हैं तो वो क्या आ जाएंगे, x अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 0 अपॉन अंडर रूट ऑफ सेम, सिमिलरली 0 अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस। तो ये तो आपके पास क्या आ गया, दिस इज 1 0 एंड 0। तो डायरेक्शन कोसाइंस जो आपके पास आएंगे वो क्या आएंगे, 1 0 0, राइट। तो ये आपके पास था क्वेश्चन, क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन जो आपके पास है। इस क्वेश्चन में आप देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन कट्स द एक्स वाई प्लेन, राइट। तो हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पॉइंट के, और वो कट कर रहा है किस पर, एक्स वाई प्लेन पर। तो एक्स वाई प्लेन की अगर हम बात करें तो इसमें देखो आपके पास एक्स वाई प्लेन क्या होगा, इसमें जो पॉइंट हमारे पास आता है एक्स वाई प्लेन का, तो इसको भी हम यहीं पर सॉल्व करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे थे 14th, राइट। तो 14th क्वेश्चन में आपके पास x प्लस 3/3 ये है आपके पास, दिस इज x प्लस 3/3 is equal to y minus 1 by minus 1 equal to z minus 5 upon minus 5 is equal to lambda ले लें। तो x आपके पास आ जाएगा 3 lambda minus 3, y आपके पास आ जाएगा माइनस लैम्डा प्लस 1 और z आपके पास आ जाएगा माइनस 5 लैम्डा प्लस 5, राइट। उसने क्वेश्चन में क्या कहा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन कट्स द एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन में आपके पास क्या होता है, z कोऑर्डिनेट इज 0। तो जब हम z को 0 डालेंगे तो माइनस 5 लैम्डा प्लस 5 क्या आ जाएगा, 0। तो लैम्डा आपके पास क्या आ गया यहाँ से 1। इस लैम्डा की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट करूं तो x आपके पास क्या आ रहा है 0, y कितना आ रहा है 0 और z कितना आ रहा है 0। तो आपके पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 0 0 एंड 0, जो कोऑर्डिनेट्स हमने निकालने थे, राइट। क्वेश्चन नंबर 15th की बात करें तो 15th क्वेश्चन जो आपके पास है,
In this question, the probabilities of A and B solving a problem independently are 1/3 and 1/4 respectively. NCERT में है इस टाइप का question. If both of them try to solve the problem independently, what is the probability that the problem is solved? एक ही पार्ट दिया है. अब उसने क्या कहा कि प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, राइट? तो इस केस की अगर हम बात करें कि प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं. देखो, इसने तो आपको ऐसे डायरेक्टली दिखा दिया, 1 मार्क का क्वेश्चन है, आप भी कर सकते हो. लेकिन अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो देखो आपके पास क्या आएगा कि अगर आपके पास है कि प्रोबेबिलिटी किसकी ऑफ सॉल्विंग ए, that is 1/3, and probability that B solves the problem is 1/4. तो अगर A सॉल्व नहीं करता तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 माइनस 1/3, दैट इज 2/3. और अगर B सॉल्व नहीं करता तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 माइनस 1/4, दैट इज ऑफ 3/4. उसने क्या बोला, both tried to solve the problem. What is the probability that the problem is solved? प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे A सॉल्व करे, B सॉल्व ना करे, A सॉल्व ना करे, B सॉल्व करे, या दोनों सॉल्व करें. तो दैट द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व. तो इस केस में हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज 1/3, नॉट B बार, दैट इज दिस इज 3/4. तो सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे, A बार 2/3 into B is 1/4, 1/3 into 1/4, then we get the answer is half. फर्स्ट मेथड. सेकंड जो इसने किया है वो क्या किया है, उसने क्या कहा कि 1 में से अगर हम वो केस माइनस कर दें कि दोनों ने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, देन वी गेट दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व, चाहे वो एक ने की हो या दोनों ने की हो. तो A बार का मतलब 2/3 और B बार का मतलब 3/4. Then we get the answer is half. So both the methods are correct. It's your wish. You can use any method for that. Right? नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन ऑन एनी पर्टिकुलर डे इज 50%. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स ओनली ऑन फर्स्ट 4 days ऑफ द वीक. हमें बताना है कि 7 दिन आपके पास होते हैं, लेकिन रेन ऑन एनी पर्टिकुलर डे, किसी भी पर्टिकुलर डे पर जो रेन होती है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 50%, दैट इज हाफ. तो प्रोबेबिलिटी जो रेन आने की है वो कितनी है, हाफ. हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि इट रेन्स ओनली ऑन फर्स्ट 4 days ऑफ द वीक. तो 7 days होते हैं, इसका मतलब 4 दिन बारिश आई और 3 दिन नहीं आई. सो सक्सेस और फेल्योर. तो 1/2 raised to power 7. दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. ये था हमारे पास पार्ट ए का सेक्शन 1 जिसमें हमारे पास एमसी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस थे. अब जो सेक्शन सेकंड हमारे पास आ रहा है वो सेक्शन सेकंड हमारे पास है जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज द केस स्टडी. अब इसमें हम क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे केस स्टडी के, राइट? तो यहां तो हमारे पास डायरेक्टली आंसर्स हैं सिर्फ, अब हम इन्हें सॉल्व करके देखेंगे कि हमारे पास कैसे इनको सॉल्व करना है, राइट? तो इस केस में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो क्वेश्चन देखो क्या है. An architect designs a building for a multinational company. The floor consists of a rectangular region with semicircular ends having a perimeter of 200 meters as shown below. Building है और उसका जो फ्लोर है उसका डिजाइन ये है जिसमें ये आपके पास A पार्ट जो शेडेड रीजन है दैट इज द रेक्टेंगल एंड दैट इज सेमी सर्कुलर उसके एंड्स, और हमें इसका पेरीमीटर दिया है. अब इसके ऊपर बेस्ड हमारे पास उसने क्वेश्चंस पूछे हैं. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास उसने पूछा है वो क्वेश्चन आपके पास क्या है, इन दिस इफ x and y represent the length and breadth of a rectangular region, x is the length and y is the breadth of that rectangular region, then the relation between the variables is, हमें x और y के बीच में रिलेशन निकालना है. तो x और y में रिलेशन कब आएगा, जब हम इस सबको ऐड कर दें. पेरीमीटर क्योंकि हमारे पास गिवन है, तो इस केस में अब हम क्या कर सकते हैं कि पेरीमीटर, अगर हम इस पूरे का पेरीमीटर देखें तो x साइड ये है और x साइड ही आपके पास ये है, तो ये कितना हो गया 2x.
प्लस सेमी सर्कल ये है और सेमी सर्कल ये है, तो इसका मतलब दोनों को मिलाएं तो एक सर्कल बनेगा, दैट इज 2 पाई आर। जो सरकमफ्रेंस आपके पास होती है वो 2 पाई आर होती है। सर्कल पूरा ले रही हूं, सेमी और सेमी मिलकर क्या बनेगा, पूरा सर्कल। तो 2 पाई इंटू आर कितना है, y/2, दैट मस्ट बी इक्वल टू 200। तो यहां से आप इसे सॉल्व कर दो, देन वी गेट द आंसर, दैट इज द रिलेशन 2x प्लस ये 2 से 2 गया, that is pi y is equal to 200. That is the relation between x and y. तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x plus pi y equal to 200. B part is correct, right? Second part जो अब आपके पास है, उस second part में आपके पास उसने क्या पूछा, in this he said that the area of a rectangular region A expressed as a function of x is, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन निकालना है। इसका मतलब हमें ये ए पार्ट, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है इन टर्म्स ऑफ एक्स, राइट। अब रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल का एरिया आपके पास क्या होता है, एक्स इंटू वाई, राइट। तो यहां से आपके पास जो रेक्टेंगल आ रहा है, अब उस रेक्टेंगल में हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया आपके पास क्या होता है, एक्स इंटू वाई। यहां उसने कहा आंसर आपको किस फॉर्म में चाहिए, एक्स की फॉर्म में चाहिए। तो जो हमने ऊपर रिलेशन निकाला था, उस रिलेशन से हम ये y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आपके पास यहाँ y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये वाला ऑप्शन था करेक्ट, यहां से मैं y की वैल्यू निकाल रही हूं, दैट इज 200 माइनस 2x अपॉन पाई, और यहां पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, x ऑफ 200 माइनस 2x अपॉन पाई। तो 2 बाहर आ रहा है और पाई बाहर ले रही हूं, तो ये 2 बाहर गया तो क्या बचा, 100 ऑफ x माइनस 2 बाहर गया x स्क्वायर। तो 2 बाय पाई ऑफ 100x माइनस x स्क्वायर, 2 बाय पाई ऑफ 100x माइनस x स्क्वायर, दैट इज पार्ट ए। देखो फर्स्ट का पार्ट बी था, इसका पार्ट ए, दैट इज द आंसर, राइट। थर्ड पार्ट जो आपके पास है, उस थर्ड पार्ट में उसने आपसे क्या पूछा, द मैक्सिमम एरिया वैल्यू ऑफ एरिया ए। अब हमें एरिया ए की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब वही रेक्टेंगल की वैल्यू निकालनी है हमें सिर्फ। तो रेक्टेंगल की वैल्यू निकालने के लिए ये एरिया तो हमने निकाला ही था, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, पुट फर्स्ट डेरिवेटिव 0 एंड देन गेट सेकेंड डेरिवेटिव। तो यहां से हम सबसे पहले डी ए बाई डी एक्स निकालेंगे, तो वो आपके पास क्या आ रहा है, 2 अपॉन पाई कॉन्स्टेंट, दिस इज 100 माइनस 2x, put first derivative 0, so we get x is equal to 50। सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे d2a by dx स्क्वायर, वैसे तो हमें पता है कि नेगेटिव आ रहा है, हमें निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज -2 लेस देन 0, इट इज अ केस ऑफ मैक्सिमम। तो x की वैल्यू को जो 50 हमारे पास आई है, क्योंकि हमें मैक्सिमम एरिया निकालना है, तो हम इसमें पुट करेंगे। सो व्हाट वी गेट, दैट मैक्सिमम एरिया इज 2 अपॉन पाई of 100 into 50, that is 5000 minus 2500। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 into 2500 upon 5, that is 5000 upon pi meter square। So that is your answer, that is the maximum value of area A, right। उसके बाद नेक्स्ट अब आपके पास देखो क्वेश्चन जो आ रहा है वो क्या है, in this fourth part, what he said, in this, the CEO of the multinational company is interested in maximizing the area of the whole floor, including the semicircular ends. For this to happen, the value of x should be। अब वो क्या कह रहा है कि होल फ्लोर का अगर हमें एरिया निकालना है, राइट, तो उसके लिए देखो जिसमें इंक्लूड क्या हो रहा है, सेमी सर्कुलर एंड्स भी इंक्लूड हो रहे हैं। तो हम x की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि एरिया जो है वो आपके पास क्या आए, मैक्सिमम। अब उसके लिए जो हमारे पास एरिया है, अब वो एरिया हम किसका निकालेंगे, पूरे कंप्लीट फ्लोर का। तो उसके लिए हमारे पास क्या था, एरिया
सबसे पहले रेक्टेंगल का था x इंटू वाई और एक सर्कल बन रहा था तो पाई आर स्क्वायर वाई बाई टू का होल स्क्वायर. दैट मीन्स वी कैन राइट दिस इज एक्स वाई प्लस पाई इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 4. अब हमें यहां से x की वैल्यू निकालनी है तो फंक्शन किस में होना चाहिए, x में. तो y की वैल्यू जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाली थी वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, दैट इज 200 माइनस 2x अपॉन पाई. ये वैल्यू हम यहाँ और यहाँ पुट करेंगे एंड देन वी हैव टू फाइंड the first derivative, put first derivative 0 and then we get the value of x, that is 0. तो यहाँ हम पुट करेंगे एरिया इज इक्वल टू x इंटू 200 माइनस 2x अपॉन पाई प्लस पाई इंटू यहाँ पर बाय 4 कर रही हूँ और y स्क्वायर दैट इज 200 माइनस 2x होल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर. राइट, तो एक पाई से पाई आपका कट रहा है. अब यहाँ हम डायरेक्टली डी ए बाई डी एक्स निकालेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा. यहाँ से सबसे पहले और सॉल्व करने के लिए इसको यहाँ से हम एक बार x को और मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमें प्रोडक्ट रूल ना लगाना पड़े. तो 1 बाई पाई तो बाहर ले लो, दैट इज 200x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 पाई ऑफ 200 माइनस 2x होल स्क्वायर. तो ये आपके पास dA बाई dx निकालेंगे तो आपके पास 1 बाई पाई एज इट इज, दिस इज 200 माइनस 4x प्लस 1 बाई 4 पाई बाहर एंड दिस इज 0 माइनस 4, दिस इज ट्वाइस ऑफ होल स्क्वायर है तो दिस इज ट्वाइस ऑफ 200 माइनस 2x इंटू माइनस 2. तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन पाई ऑफ 200 माइनस 4x. यहाँ से ये 2 और ये 4 कैंसिल आउट हुआ, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस 1 बाई पाई ऑफ 200 माइनस 2x. तो यहाँ से जब ऐसे सॉल्व करोगे तो 1 बाई पाई बाहर, 200 से 200 कटेगा, माइनस 4x प्लस 2x इज माइनस 2x इज 0. फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है 0. यही हमें बताना था, द वैल्यू ऑफ x क्या होगा कि हमारे पास जो एरिया है वो क्या आए मैक्सिमम. राइट, उसके बाद नेक्स्ट जो फिफ्थ पार्ट है दैट इज द एक्स्ट्रा एरिया जनरेटेड इफ द एरिया ऑफ द होल फ्लोर इज मैक्सिमाइज्ड. अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमारे पास डाउट है कि इसमें हमें ये क्लियर नहीं है कि जो उसने एक्स्ट्रा एरिया जनरेटेड बोला है दैट एक्स्ट्रा जनरेटेड एरिया विद रिस्पेक्ट टू व्हाट. राइट, तो उसके लिए अगर हम आंसर को देखें तो आंसर में डी ऑप्शन है और उसको देखें तो उसने इसका मतलब क्या, उसने कहा कि हमें जो एरिया निकालना है वो हम डिफरेंस जो एक्स्ट्रा एरिया है वो एरिया और जो हमने फर्स्ट पार्ट में जो एरिया निकाला था रेक्टेंगल का कि अगर वो सेम आता है देन वी कैन से दैट दिस इज ऑप्शन इज डी करेक्ट. बट इसमें अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देखते हैं अभी आगे और क्या चेंजेस होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग देन वी विल डिस्कस इट दैट क्वेश्चन ऑन दैट टाइम अगेन. क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके पास है दैट 18th क्वेश्चन is again of case study, different question. In an office, 3 employees, Vinay, Sonia and Iqbal, process incoming copies of a certain form. Vinay processes 50% of the form, Sonia processes 20% and Iqbal the remaining 30% of the forms. Vinay has an error rate of 0.06, Sonia has an error rate of 0.04, Iqbal has an error rate of 0.03. Based on the above information, answer the following questions. अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो आपके पास 50, 20 और 30 ऐड करें तो 100% बन रहा है. तो नियर अबाई इस टाइप का क्वेश्चन हमारा या तो टोटल प्रोबेबिलिटी में आता था या बेस थ्योरम में आता था. तो हम यहाँ पर सपोज करते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट विनय कि अगर हम E1 को ले लें कि E1 अगर हम ले रहे हैं कि विनय प्रोसेस कर रहा है तो E2 जो हम ले रहे हैं दैट इज फॉर सोनिया और E3 जो हम ले रहे हैं दैट इज फॉर इकबाल. राइट, तो इस केस में कि वो प्रोसेस कर रहे हैं तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो है दैट इज ऑफ 50%, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दैट इज ऑफ 20% एंड
प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 जो इकबाल का हमने लिया है दैट इज ऑफ 30%, राइट। विनय हैज एन एरर ऑफ, तो अगर हम ए मान लें कि एरर की बात हो रही है कि एरर जो कर रहा है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 एरर बाय विनय दैट इज ऑफ 0.06, probability of error by E2 that is Sonia that is 0.04, and probability of A by E3 error by Iqbal that is 0.03। ये गिवन है आपके पास, जो इंफॉर्मेशन गिवन थी वो इंफॉर्मेशन हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखी। नाउ व्हाट ही सेड, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी that an error is committed in processing given that Sonia processed the form is। अब इसका मतलब क्या है, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है दैट एन एरर इज कमिटेड, राइट। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है कि एरर इज कमिटेड ए गिवन दैट सोनिया प्रोसेस्ड द फॉर्म। सोनिया क्या था, E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2 गिवन दैट, यहां आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है A बाय B अगर होता था तो A जो हमें निकालना है और B जो हमें गिवन होता था, तो गिवन दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म है दैट इज ऑफ E2, तो A बाई E2 तो हमने डायरेक्टली निकाला है दैट इज ऑफ 0.04, तो दिस इज द B ऑप्शन फॉर 18th फर्स्ट पार्ट, राइट। इसके बाद हमारे पास जो आता है सेकेंड पार्ट, उस सेकेंड पार्ट में उसने क्या पूछा आपसे, द प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर इज, दैट मीन्स कि आपके पास प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालनी है कि सोनिया प्रोसेस्ड द फॉर्म एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। इसका मतलब हमें क्या निकालना है इस केस में, एंड इंटरसेक्शन किसका, ए कमिटेड एन एरर और सोनिया प्रोसेस्ड, तो इसका मतलब हमें यहां पर निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 intersection of A, right? The probability that Sonia processed the form E2 and means intersection committed an error that is A, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2, मैं A बाई E2 क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है इसकी वैल्यू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो अगर मैं यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन A ये मुझे निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 आपके पास गिवन है 0.04 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है 20 अपॉन 100, तो ये कितना आ रहा है आपके पास 0.008, दैट इज ऑप्शन सी जो हमें निकालना था। तीसरा उसने आपसे क्या पूछा, इन विच ही सेड दैट द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म इज, टोटल प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 प्लस probability of E3 into probability of A by E3, तो सबकी वैल्यूज इसमें पुट करें वी गेट द टोटल प्रोबेबिलिटी, तो E1 है 50 अपॉन 100 इंटू A बाई E1 इज 6 अपॉन 100 प्लस 20 अपॉन 100 इंटू 4 बाई 100, सारी वैल्यूज हमें यहाँ दी हुई हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 30 अपॉन 100 इंटू 3 बाई 100, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 300 प्लस 80 प्लस 90 अपॉन 100, तो ये आपके पास आ रहा है 470 अपॉन ये दिस 10,000, दिस एक जीरो गया तो आंसर इज 0.047, दैट इज द ऑप्शन इज बी। देखो ये रही ऑप्शन, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी थी, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट अब आपके पास आता है क्वेश्चन, दैट इज योर फोर्थ पार्ट। इन दिस फोर्थ पार्ट व्हाट ही सेड दैट
द मैनेजर ऑफ अ कंपनी वांट्स टू डू अ क्वालिटी चेक. During inspection, he selects a random from the day's output to of process forms. तो यहाँ आपके पास देखो फोर्थ पार्ट में क्या है. In this, what he said, the manager of the company wants to a quality check during the inspection. A form at random from the day's output, the process forms. If form selected at random has an error, the probability that the form is not processed by Vinay. हमें निकालना है कि फॉर्म प्रोसेस नहीं हुआ किसका, बाय विनय. तो इस केस में अब देखो हम क्या करना है हमें. इसका मतलब अगर हम ये निकाल दें कि फॉर्म प्रोसेस्ड बाय विनय, विनय क्या था, E1 बाय ए, जो भी आएगा अगर मैं उसे 1 में से माइनस कर दूं तो वो नॉट प्रोसेस्ड आ जाएगा, राइट. उसने देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझो. द मैनेजर ऑफ अ कंपनी वांट्स टू डू अ क्वालिटी चेक. ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ही सेलेक्ट्स अ फॉर्म एट रैंडम फ्रॉम द डेज आउटपुट द प्रोसेस्ड फॉर्म. किसी भी एक का फॉर्म उसने सेलेक्ट किया. इफ द फॉर्म सेलेक्टेड एट रैंडम हैज एन एरर, इसका मतलब ये हमें गिवन है कि एरर निकला है. द प्रोबेबिलिटी द फॉर्म इज नॉट प्रोसेस्ड बाय विनय, राइट. तो हम E1 बाय ए निकाल के उसे 1 में से क्या कर देंगे, माइनस. तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, E1 इंटरसेक्शन ए की. तो E1 इंटरसेक्शन ए निकालने के लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो अभी हमने पहले किया था. हमारे पास a बाई E1 गिवन है, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन E1 हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1. तो ये हमारे पास आ गया a बाई E1 कितना था, 6 बाय 100 इंटू E1 कितना था, 50 बाय 100. तो यहां से ये आपके पास आ गया कितना, 30 by 1000 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज 47 by 1000. तो ये आ गया 30 by 47. ये तो आया कि जब विनय ने प्रोसेस किया. हमें क्या निकालना है, नॉट प्रोसेस्ड. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट प्रोसेस्ड का मतलब क्या हुआ, 1 में से माइनस कर दो 30 by 47. तो आंसर इज 17 by 47. ये दैट इज योर ऑप्शन बी. this, right. Last part जो आपके पास है, that is let A be the event of committing an error in processing the form and let E1, E2, E3 be the events that Vinay, Sonia and Iqbal process the form. The value of summation or probability of E1 by A is, सबकी probability का sum always equal to 1. Probability of E1, probability of E2, probability of E3, इन सबका सम हमेशा क्या होना चाहिए, 1. तो आंसर इज ऑलवेज दिस डी, राइट. ये था आपके पास पार्ट ए, जिसमें हमने क्वेश्चंस किए कौन से, 1 मार्क के क्वेश्चंस किए और हमने क्वेश्चंस किए केस स्टडी के. अब जो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे दैट इज फ्रॉम पार्ट बी. और पार्ट बी में जब जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास ऑलमोस्ट सॉल्व हैं. हम सिर्फ उसे डिस्कस करेंगे, जहां हमें कोई स्टेप में डाउट होगा देन वी विल डिस्कस. तो देखो 19th क्वेश्चन जो आपके पास है, इन दिस 19th क्वेश्चन व्हाट ही सेड दैट एक्सप्रेस tan इनवर्स, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 माइनस sin x इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. इनवर्स ट्रिगो का क्वेश्चन है, cos x को sin में कन्वर्ट कर दो तो sin ऑफ 90 माइनस x, राइट. और यहां से देखो cos को कन्वर्ट किया sin ऑफ 90 माइनस x में और sin को कन्वर्ट किया cos ऑफ 90 माइनस x में. sin x का फॉर्मूला डाल दिया हमने, 2 sin x by 2 cos x by 2, राइट. और 1 माइनस cos x का फॉर्मूला डाल दिया, 2 sin स्क्वायर x by 2. वहां से आपके पास एक एक टर्म कट गई. बाहर tan इनवर्स था, अंदर cot था, तो इसे tan में कन्वर्ट करने के लिए tan ऑफ 90 माइनस ऑफ x कर दिया हमने. tan इनवर्स से tan कटा, सॉल्व किया एंड वी गेट द आंसर. 20th question, if A is a square matrix of order 3 such that A square equal to 2A, ये आपके पास दिया हुआ है, then find the value of determinant of A. तो इस केस में हम क्या करेंगे, आपके पास
वैल्यू गिवन है, देखो क्या गिवन है, ए स्क्वायर इक्वल टू 2a, तो ए स्क्वायर 2a के इक्वल है, तो इसे डायरेक्टली ए से मत काट देना। ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए इक्वल टू 2a, तो डिटर्मिनेंट लगाया क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए को अलग अलग किया। 2 जब डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स, क्योंकि ऑर्डर 3 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो इसलिए वो क्या हो गया 8a। तो अब डिटर्मिनेंट ए से डिटर्मिनेंट ए हमने कॉमन लिया, काटा नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालनी है, तो डिटर्मिनेंट ए -8 0 आ गया, इधर डिटर्मिनेंट ए 0 और डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 8। तो हाफ हाफ मार्क्स, इस तरह से देखो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखना कि यहां तक आपने किया है तो हाफ मार्क मिला है, डिटर्मिनेंट ए कॉमन लिया है तो 1 मार्क मिला है, और उसके बाद ए की वैल्यूज निकालकर फाइनल आंसर लिखने का हाफ मार्क है। तो अब आप मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देखना, अब आपको स्टेप्स के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे, राइट। इसी में ऑप्शन है ए अगर गिवन है शो दैट दिस, इसे शो करना है, तो ये तो हमने एनसीईआरटी में ऑलरेडी किया हुआ है बहुत अच्छे से। उसके बाद उसने क्या कहा, हेंस फाइंड ऑफ दिस। इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, वो क्या मिस्टेक होती है, उसमें हम देखें तो उसने हेंस लिखा है, सबसे पहले तो हमने ये शो कर दिया कि ये 0 है, तो ये आपके पास आ गया, यहां से इसको शो कर दिया कि ये 0 है। अब हेंस का मतलब होता है बाय यूजिंग दिस, हेंस का मतलब होता है बाय यूजिंग द गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन को यूज करके हमें ए इनवर्स निकालना है, तो जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में दोनों साइड पर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ कोफैक्टर्स नहीं निकालोगे, आपके पास ये आएगा, यहाँ से ए इनवर्स अलग कर दो और बाकी टर्म्स को वहां शिफ्ट करके मैट्रिक्स में वैल्यूज डाल दो, देन डायरेक्टली वी गेट ए इनवर्स। अगर आपने यहाँ कोफैक्टर्स निकाले तो आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, देखो 1 मार्क इज टू शो दैट एंड 1 मार्क इज टू फाइंड द इनवर्स, तो हम यहाँ कोफैक्टर्स नहीं निकालेंगे, हमें हेंस लिखा है, हेंस का मतलब बाय यूजिंग दिस गिवन इक्वेशन। 21st क्वेश्चन जो आपके पास है, उस 21st क्वेश्चन में देखो, in which what he said, find the value of k so that the following function is continuous, right। अब इस केस में हमें क्या करना है, हमें कॉन्टिन्यूस बताना है, x इक्वल टू 0, इट इज गिवन, हमें k की वैल्यू निकालनी है, फंक्शन ये गिवन है 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, हाफ इफ एक्स इक्वल टू 0, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस दैट इज गिवन, वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो उस केस में हम क्या करते हैं, सिर्फ 2 लिमिट्स निकालते हैं, एक निकालेंगे यहां से इक्वल टू 0 से, कौन सी निकलेगी, डायरेक्ट लिमिट, और यहां से लेफ्ट या राइट में से कोई भी एक लिमिट निकाल दो, राइट। तो यहां से जब हम बात करें तो सबसे पहले 1 माइनस कॉस एक्स है, एक्स को यहां पर अगर हम देखें तो इसका हमने फॉर्मूला डाला है यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स का, दैट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ रहा है अपॉन एक्स एज इट इज, साइन एक्स का फॉर्मूला डल रहा है 2 साइन एक्स बाई 2, और यहाँ डालने की जरूरत भी नहीं लग रही क्योंकि साइन एक्स है, जब एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वैसे ही एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन एक्स बाय एक्स 1 हो जाता है, तो नो नीड टू पुट दैट फॉर्मूला, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना। तो 1 माइनस कॉस के एक्स का फॉर्मूला डाला 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2, क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिट में रिजल्ट है कि साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है 1, तो इसलिए हम जनरली कोशिश करते हैं कि हर टर्म को साइन में ले आए ताकि साइन एक्स बाय एक्स विद लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 क्या हो जाए 1, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 टू साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2, इसे 1 बनाने के लिए यहाँ पर उसने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, या हम कह सकते हैं कि हम के एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू साइन के एक्स बाई 2 इंटू साइन के एक्स बाई 2, 2 बार लिख दो अगर स्क्वायर में कंफ्यूजन होता है तो, x इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स, और एक एक्स से ये x तो वैसे ही कट रहा है, तो ये तो कट चुका, ये हो जाएगा आपके पास 1। अब इसे 1 बनाने के लिए यहां पर के एक्स बाई 2 से 2 बार डिवाइड कर रहे हो तो 2 बार मल्टीप्लाई भी करोगे, तो ये भी 1, ये भी 1, तो आपके पास क्या बचेगा 2 इंटू 1 इंटू के स्क्वायर बाय 4, राइट, क्योंकि ये यहां से कैंसिल आउट होगा।
तो ये आपके पास k से किया था, तो यहाँ x नहीं है, तो दिस इज k²/4. तो 2 into 1 into k²/4 is 1. फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो दोनों को इक्वेट करेंगे, वी गेट द वैल्यू ऑफ k. राइट, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 21st. 22nd क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y is equal to x plus 1/x where x greater than 0 perpendicular to the line. अब इसमें भी आपके पास थोड़ा सा उसने आपको कंफ्यूजन के लिए दिया है. देखो क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मीन्स y minus y1 equal to slope of normal of x minus x1 which is perpendicular to this line. अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, तो सबसे पहले हम यहां से डेरिवेटिव निकाला, dy/dx is 1 minus 1/x². नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. इसका मतलब जो इसका टेंजेंट है वो इसके पैरेलल होगा, तो दोनों की स्लोप इक्वल. तो 1 minus 1/x² is equal to 3/4. तो यहाँ ये मत देखना कि परपेंडिकुलर है तो m1 m2 इक्वल टू -1 कर दें. टेंजेंट होता तो हम करते, लेकिन यहाँ नॉर्मल है, तो इसका मतलब हमेशा ऑपोजिट आता है कि टेंजेंट इसके पैरेलल हो जाएगा. परपेंडिकुलर है तो पैरेलल हो गया. तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई. अब दो वैल्यूज आ रही थी वैसे, लेकिन कंडीशन गिवन है कि x ग्रेटर देन 0 है, सो वी हैव टू सपोज ओनली पॉजिटिव वैल्यू. तो x को 2 जब हम पुट करेंगे इसमें y में, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ y. तो हमें पॉइंट मिल गया 2,5/2. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, y minus y1 इक्वल टू -1 अपॉन dy/dx ऑफ x minus x1 इस पॉइंट पर होती है. तो यही वैल्यू हमने यहाँ पुट की, x1 y1 और -1 अपॉन dy/dx का मतलब जो स्लोप 3/4 थी वो क्या आ गई, -4/3. देन वी गेट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. 23rd क्वेश्चन एनसीईआरटी का है. फाइंड इंटीग्रल ऑफ 1/cos² x 1 minus tan x होल स्क्वायर. cos स्क्वायर को ऊपर ले जाओ यहाँ पर, दैट इज क्या हो जाएगा, sec² x अपॉन 1 minus tan x का होल स्क्वायर. अब 1 minus tan x को t पुट करोगे तो sec² x उसका डेरिवेटिव है. तो डायरेक्टली आंसर आ रहा है. सेकेंड पार्ट जो ऑप्शन में है ये भी एनसीईआरटी का है, प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है. इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 x 1 minus x to the power n. तो यहाँ भी हम x को क्या पुट कर देंगे, 1 minus x, जो हमने प्रॉपर्टी की थी 0 to a f of x dx is equal to इंटीग्रल ऑफ 0 to a f of a minus x dx. यही प्रॉपर्टी हमने लगाई है. डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. x को 1 minus x डाला, x को 1 minus x डाला, तो यहाँ से ये आ गया, अंदर मल्टीप्लाई किया xn माइनस x रेज टू पावर n प्लस 1 और डायरेक्ट इंटीग्रेट किया. देन वी गेट द आंसर. राइट, तो यहाँ आपके पास देखो डायरेक्ट आंसर आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 24th क्वेश्चन भी आपके पास डायरेक्ट है. एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड लाइन. तो यहाँ भी आपके पास अगर देखो तो डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके पास. एरिया किसका निकालना है, पैराबोला और लाइन का. तो पैराबोला आपके पास है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग और लाइन आपके पास है x इज इक्वल टू 2. तो यहाँ से हम एरिया निकालेंगे ट्वाइस, सॉरी यहाँ आपके पास देखो क्या है, x एक्सिस के लॉन्ग बनेगी ना, क्योंकि पॉजिटिव x है. y² इक्वल टू 4ax की फॉर्म है. दिस x इज इक्वल टू 2, ये लाइन है. तो 0 से 2 तक का एरिया हो गया. क्वाड्रेंट 2 है तो ट्वाइस हो गया 0 to 2, और y की वैल्यू यहाँ से निकाली √8x. सिंपल इंटीग्रेशन किया एंड वी गेट द आंसर. स्क्वायर यूनिट जरूर लिखना है, नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क डिडक्ट होगा. राइट, क्वेश्चन नंबर 25th. सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन. अब इसमें हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो 3 मेथड हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के किए हुए हैं. पहला वेरिएबल सेपरेशन, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल. तो इसमें अगर हम बात करें तो आपके पास जो क्वेश्चन है देखो क्या है, इस टाइप से है. x³ ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन आ गई, और जहां मल्टीप्लीकेशन आती है 190% क्वेश्चन में वेरिएबल सेपरेशन लगता है. तो वेरिएबल सेपरेशन आपके पास क्या है कि dy के साथ y को ले आओ और dx को x के साथ ले जाओ. तो 1/cos को लिख सकते हो sin y, x³, सिंपल इंटीग्रेशन. साथ में कंडीशन गिवन है जो हम कई बार सॉल्व करना भूल जाते हैं.
x0 y0, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलता है इससे। तो आपके पास यहाँ से c की वैल्यू आएगी, वापस c की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे, देन वी गेट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर c की फॉर्म में आता है तो वो जनरल सॉल्यूशन होता है, अगर कंडीशन दी होती है तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। 26th क्वेश्चन की बात करें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, हुज वन साइड एंड डायगोनल इज गिवन। अब पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो हमने क्या किया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, जहां ए और बी दो साइड्स हैं, राइट, एडजेसेंट साइड्स हैं। तो अब हमें डायगोनल और साइड दी हुई है। अब अगर आप देखो तो ये अगर आपके पास पैरेललोग्राम है तो आपके पास एक ये गिवन है और एक ये गिवन है, तो हम ये निकाल सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर से। तो कैन वी फाइंड वेक्टर दिस, अगर हम इसे b मान लें, ये d है, ये a है, तो हम b वेक्टर निकाल सकते हैं d माइनस a से। तो हमने यहाँ से b वेक्टर निकाला, वेक्टर d माइनस a, तो b वेक्टर आ गया, a आपके पास था तो a क्रॉस b निकाल कर उसका मैग्नीट्यूड निकाला। यूनिट जरूर लगानी है, हाफ मार्क इज डिडक्टेड फॉर यूनिट अदरवाइज। तो दैट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 27th क्वेश्चन अगर आप देखो तो आपके पास है ये वेक्टर्स का, जिसमें आपके पास वो क्या पूछ रहा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 1 0 0 एंड कंटेन्स द लाइन। अब वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है जो पॉइंट से पास हो रही है एंड कंटेन्स द लाइन r इज इक्वल टू लैम्डा j। तो इस केस को सॉल्व करने के लिए आप देखो, यहाँ वैसे उसने किया है शॉर्ट फॉर्म में कि नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन, मान लिया n है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट अगर हम देखें तो आपके पास 1 0 0 दिया हुआ है, तो इसका मतलब i वेक्टर हो गया, तो r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0, तो ये आ गया। प्लेन 1 कंटेन्स द लाइन r इक्वल टू लैम्डा जे दिया हुआ है, इसका मतलब पॉइंट हो गया आपके पास 0 0 0, और ये आपके पास डी आर्स क्या हो जाएंगे, 0 लैम्डा और 0, क्योंकि सिर्फ j है, x और k क्या है 0, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास i डॉट एन 0 और j डॉट एन 0 आ रहा है, जिससे n क्या आता है k। इसे और क्लियर करने के लिए हम इसे कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं इक्वेशन को और उसे सॉल्व करते हैं, राइट। तो आपके पास क्वेश्चन एक बार देखते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड कंटेन्स द लाइन। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो, हम यहाँ पर इसे कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं। जैसे आपके पास ये 27th क्वेश्चन है, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन बी। इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए हमें पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट क्या दिया हुआ है प्लेन का, 1 0 0। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, a ऑफ x माइनस x1 प्लस b ऑफ y माइनस y1 प्लस c ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपके पास। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन जो आपके पास है वो क्या है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन बी r इज इक्वल टू लैम्डा j। तो इसका मतलब यहाँ जो पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा j। तो जो पॉइंट है वो क्या है, ओरिजिन, क्योंकि a कुछ नहीं है, दैट मीन्स इट इज 0 प्लस लैम्डा j। तो जो आपके पास डायरेक्शन रेशोज इसके आएंगे वो j है, तो इसका मतलब वो क्या है, 0 1 0। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म में अगर हम लिखें तो वो आपके पास ये आएगी, क्योंकि पॉइंट हमारे पास ये है, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी, दैट इज इक्वल टू लैम्डा। तभी y इक्वल टू लैम्डा आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ से इसके डायरेक्शन रेशोज जो हैं वो आपके पास क्या आ गए, 0 1 और 0। तो आपके पास यहाँ से डायरेक्शन जो हम यहाँ से अब निकालेंगे प्लेन, ठीक है। तो प्लेन क्या दिया हुआ है, प्लेन कंटेन्स द लाइन, तो इसका मतलब जो प्लेन है दैट इज पैरेलल टू लाइन। प्लेन पैरेलल टू लाइन है तो इसका मतलब कि जो इसका नॉर्मल है वो लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाएंगे जिसमें डायरेक्शन रेशोज ये हैं और प्लेन के डीआर्स क्या है, ए बी सी। तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज 0। तो ये एक इक्वेशन आ गई।
दूसरा जो आपके पास है रिक्वायर्ड प्लेन, वो कहाँ से पास कर रहा है, इस पॉइंट से, और ये पॉइंट क्या है 0 0। तो रिक्वायर्ड प्लेन पासेस थ्रू ऑरिजिन, तो इसका मतलब ये 0 0 इसे सेटिस्फाई करेगा, इट सेटिस्फाइज फर्स्ट। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए ऑफ दिस इज 0 -1 प्लस बी ऑफ 0 -0 प्लस सी ऑफ 0 -0 इज 0। तो यहां से आपके पास आ रहा है -a प्लस 0b प्लस 0c इज इक्वल टू 0। तो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहां से जो c हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है k। a और b 0 आ रहे हैं हमारे पास यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो इस ABC की वैल्यू को हम फर्स्ट में पुट करेंगे, देन वी गेट z इज इक्वल टू 0, क्योंकि a 0 b 0 c क्या है k, z इज 0, तो z इज इक्वल टू 0, राइट। और इसी को अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो r डॉट k इज इक्वल टू 0 इज इन वेक्टर फॉर्म, दिस इज इन कार्टेशियन फॉर्म एंड दिस इज इन वेक्टर फॉर्म। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 27, क्लियर। अब इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट है क्वेश्चन वो देखो, question number 28, it's simple. A refrigerator box contains 2 milk chocolates and 4 dark chocolates. 2 chocolates are drawn at random. Find the probability distribution of the number of milk chocolates. So probability distribution निकालना है, आपने कितनी चॉकलेट्स निकाली हैं 2 चॉकलेट्स, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट 2 टाइम्स हुआ, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 1 एंड 2। सक्सेस कब मिलेगी, जब हमें मिल्क चॉकलेट निकालनी है। मिल्क चॉकलेट कितनी है 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मिल्क चॉकलेट सक्सेस क्या आ जाएगी 2/6, और फेलियर हमारे पास क्या हो जाएगा कि डार्क चॉकलेट्स 4/6। तो हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं व्हाट इज द मोस्ट लाइकली आउटकम, इसका मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास ज्यादा है हमें वो बताना है। तो उस केस में हमने यहाँ पर x को 0 1 और 2 पे निकाला, तो यहाँ हमारे पास किसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है, ये 16/30। इसका मतलब 1 मार्क जो आपके पास यहाँ पर आता है वो आपके पास किस चीज का है, इसका जो लास्ट में उसने पूछा व्हाट इज द मोस्ट लाइकली आउटकम, तो आंसर इज 16/30। कब आया, जब आपके पास 1 सक्सेस और 1 फेल्योर था। तो इसका मतलब द मोस्ट लाइकली आउटकम इज गेटिंग 1 चॉकलेट ऑफ ईच टाइप। तो ये हमें जरूर लिखना है, अदरवाइज हाफ मार्क इज डिडक्टेड फॉर दैट। टेबल बनाओगे पूरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, दैट इज फॉर 1.5 मार्क एंड हाफ मार्क इज फॉर दिस, राइट। इसी में ऑप्शन है आपके पास नेक्स्ट, वो ऑप्शन आपके पास देखो क्या है, गिवन दैट E and F are events such that probability of E, F and intersection is given, you want to find probability of E bar by F bar, conditional probability है, तो E by F, E bar intersection F bar upon probability of F bar। यहाँ हमारे पास जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, अब E बार इंटरसेक्शन F बार जब हम कॉमन लेते थे तो क्या हो जाता था, E यूनियन F का कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ जो हमने लगाया था, इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन, वही हमने यूज किया, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F बार था जिसे हमने 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ F लिखा। तो यूनियन निकाला फॉर्मूला से और डायरेक्टली हमने इसमें वैल्यूज पुट की। तो ये थे हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस जो आपके पास हैं अब वो है सेक्शन 4, check whether the relation R in the set Z of integers defined by R equal to AB, A plus B is divisible by 2 is reflexive, symmetric or transitive. Write the equivalence class containing this. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके पास, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बताना है, जिसमें रिफ्लेक्सिव में ए करते हैं, सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं ए बी और बी ए, तो सम ए बी करो या बी ए करो, दोनों 2 का मल्टीपल आएगा तो वो सिमेट्रिक भी होगा। और ट्रांजिटिव में हम क्या करते थे, ए बी और बी सी लेकर चलते थे और ए सी बताते थे, तो दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो 2 कॉमन आकर वापस 2 का मल्टीपल आ रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। राइट द इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0 की 0 आना चाहिए। अब इवन है, डिविजिबल है 2 का तो इवन आएंगे, 0 आना चाहिए तो सबसे पहले 0,
कब आएगा? 2 माइनस 2 पर, क्योंकि a प्लस b इज 0. 4 minus 4, 6 minus 6 and so on. So this is the equivalence class, right? Question number 30th की बात करें तो आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन है फिर से, जिसमें आपके पास y इक्वल टू ई रेज टू पावर x साइन स्क्वायर x प्लस साइन x टू द पावर x है। तो u और v मानकर हम सपोज करते थे इसे, तो उसी तरह से हमने इसे सॉल्व करना है। u और v मानकर सपोज करेंगे एंड देन वी हैव टू डिफरेंशिएट इट। क्वेश्चन नंबर 31, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हमें बताना है कि डिफरेंशिएबल नहीं है। ये भी एनसीईआरटी का डायरेक्टली क्वेश्चन है, जिसमें हम राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और दोनों फाइंड आउट करते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम क्या करते हैं? f ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन एच, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में f ऑफ 1 माइनस एच अपॉन माइनस एच आता है इसमें, राइट? तो हमने ये डेफिनेशन की हुई है राइट हैंड डेरिवेटिव की। लिमिट h टेंड्स टू 0, हम ऐसे करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में आता है लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। a वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग राइट और लेफ्ट दोनों इक्वल नहीं है, तो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन। और पार्ट है जिसमें x और y गिवन है, हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है एट x इक्वल टू पाई बाई 6, अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी, जिसमें x आपके पास क्या है? a सेक थीटा और b है y है b tan थीटा। तो dy बाई डी थीटा निकाला हमने, dx बाई डी थीटा निकाला, दोनों को डिवाइड किया। तो ये आपके पास देखो यहाँ से क्या आ गया, जब हमने दोनों को डिवाइड किया तो dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, तो ये आ गया। जब सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे तो वो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो आप, और यहाँ थीटा है तो इनटू में क्या आता है? डी थीटा बाय dx, तो उसकी वैल्यू पुट की, और फिर लास्ट में जो आंसर आया उसमें हमने थीटा को पाई बाय 6 डाला, सो वी गेट द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर के हाफ मार्क। 32nd क्वेश्चन, इंटरवल निकालना है इन विच द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू दिस, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हम f डैश x को ग्रेटर देन 0 पुट करते हैं, वहां से x की वैल्यू आती है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हम f डैश x को लेस देन 0 पुट करते हैं। तो डायरेक्ट है क्वेश्चन। 33rd क्वेश्चन जो आपके पास है, उस क्वेश्चन में आपके पास देखो क्या है, फिर से एनसीईआरटी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3, हर जगह एक्स स्क्वायर है तो उसे टी या वाई सपोज कर लो। पार्शियल फ्रैक्शन फर्स्ट फॉर्म बन रही है, वहां से कंपेयर करके वैल्यू हमने फाइंड आउट की ए बी की, और इंटीग्रेट करने से पहले वापस हम वैल्यू पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने सब्सटीट्यूट नहीं किया था, हमने सिर्फ अपने क्वेश्चन, अपने पार्ट को इजी बनाने के लिए एक्स स्क्वायर को वाई पुट किया था, लेकिन जहां इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो इसलिए हम वापस ए बी की वैल्यू डालकर इसे y की वैल्यू पहले x की फॉर्म में पुट करेंगे एंड देन डायरेक्ट इंटीग्रेट। क्वेश्चन नंबर 34, अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स। अब कर्व कौन सी है? एक तो आपके पास है सर्कल, लाइन और एक्स एक्सिस। तो क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल क्लियर है, इजी क्वेश्चन है। इसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है, तो सबसे पहले एक इस ट्राइंगल का एरिया निकाला, यहाँ से लाइन आ रही है आपके पास, और यहाँ से क्या आ रहा है? सर्कल। तो 0 से 1 और 1 से 2 का एरिया निकाला, और स्क्वायर यूनिट जरूर लगाना है, अदरवाइज हाफ मार्क इज डिडक्टेड फॉर दैट। और पार्ट का जो क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स, डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके पास। बस इतना ध्यान रखना है इस केस में कि इलिप्स की प्रॉपर कंडीशन पहले इसमें बना लेना। जैसे यहाँ आपके पास है ये कंडीशन, तो ये आपके पास क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस 9y स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये आपके पास आ गया 6 और ये आ गया 2। एलिप्स निकालना है तो 4 टाइम्स ऑफ इक्वेशन ऑफ एलिप्स, y की वैल्यू निकालोगे x की फॉर्म में एंड इंटीग्रेटेड, एट द लास्ट यू हैव टू राइट द स्क्वायर यूनिट्स।
राइट। उसके बाद आपके पास जो अगला क्वेश्चन है 35th, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपको यहाँ से क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। इसका मतलब आंसर सी की फॉर्म में आने वाला है। और उस केस में आपके पास जो क्वेश्चन है वो कौन सी फॉर्म है, एक्स डी वाई माइनस और वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स इज जीरो। तो यहाँ सबसे पहले एक्स डी वाई, तो यहाँ पहले आप क्या करोगे, फॉर्म पहचानने के लिए देखो ये वेरिएबल सेपरेशन नहीं है क्योंकि बीच में प्लस है, होमोजीनियस नहीं है क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो इसका मतलब थर्ड फॉर्म आएगी। तो हमने यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाला, आपके पास ये आ गया, तो ये बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसलिए dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म आ रही है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला और सॉल्यूशन, दैट इज ऑल। सेक्शन 4, लास्ट आपके पास 5th सेक्शन आता है जिसमें 3 ही क्वेश्चन है लेकिन हर क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन दी है। 36 क्वेश्चन जो आपके पास है दैट इज अगेन सिंपल क्वेश्चन जिसमें ए गिवन है, ए इनवर्स निकालना है और इक्वेशन को सॉल्व करना है, एनसीईआरटी का है। और पार्ट, दिस इज अगेन एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी, इवैल्यूएट द प्रोडक्ट ए बी। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा आई की फॉर्म में आता है। देखो ए बी 6 इंटू आई, तो यहां जब आपने इनवर्स निकालना है, हेंस लिखा है फिर से, जब आपको इनवर्स निकालना है तो इनवर्स निकालने के लिए आपको कोफैक्टर्स नहीं निकालने। जब यहां पर आपके पास ए बी इक्वल टू आई आता है तो यहां आप क्या करते हो, 6 आई आ गया। अब आप देखो इक्वेशन किससे मैच कर रही है, 1 माइनस 1 0, इससे मैच कर रही है। इसका मतलब हमें इसका इनवर्स निकालना है, तो जिसका इनवर्स निकालना है उसका क्या होगा, ऑपोजिट। तो ए इनवर्स इज, ए यहाँ गया और 6 यहाँ आया, तो 1/6 ऑफ बी। तो 1/6 ऑलरेडी है और बी ये रहा मैट्रिक्स, तो हमें कोफैक्टर्स नहीं निकालने, डायरेक्टली बी लिख देंगे। अगर इससे मैच करता तो ये इनवर्स है, इससे इक्वेशंस का मैट्रिक्स मैच करता है तो ये उसका इनवर्स है। साथ में यहाँ 1 होता तो डायरेक्ट इनवर्स था, कांस्टेंट है तो वो 1 अपॉन दैट कांस्टेंट आ जाता है। तो हमें यहाँ कोफैक्टर्स नहीं निकालने, अगर आप कोफैक्टर्स निकालकर सॉल्व करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट। 37th क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। इफ द लाइंस इंटरसेक्ट फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इजी क्वेश्चन है जिसमें इंटरसेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालोगे और वो दिखाओगे कि वो 0 आ रहा है, तभी हम वहां से क्या करते हैं, देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है, इसका मतलब लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो लाइंस इंटरसेक्ट करने का मतलब कि हम यहाँ से क्या करते हैं, लाइंस इंटरसेक्ट में इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना हो तो सबसे पहले इस दोनों को इक्वेट करते हैं, दैट मीन्स 3 प्लस लैम्डा ऑफ आई प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा ऑफ जे प्लस -4 प्लस 2 लैम्डा ऑफ के, ये इक्वल होगा किसके, इसके। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 5 प्लस 3 म्यू ऑफ, तो इसी तरह से यहाँ से म्यू की फॉर्म में आएगा, x x से इक्वेट, y y से इक्वेट, z z से इक्वेट, लैम्डा और म्यू की वैल्यू आएंगी और उसे यहाँ पुट करोगे या लैम्डा में या म्यू में, सो वी गेट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो हर स्टेप के मार्क्स हैं आपके पास। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला तो 3 मार्क्स यहाँ हो रहे हैं पूरे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में कंपेयरिंग में 1 मार्क और 1 मार्क आपका वैल्यू पुट करने में, राइट। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट है इसी का ऑप्शन, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू दिस, फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो क्यू पॉइंट निकालेंगे और पी क्यू की लेंथ निकालेंगे। 38th क्वेश्चन एलपीपी का है आपका 5 मार्क्स का, जिसमें डायरेक्टली इनइक्वालिटीज आपके पास गिवन है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। जो पॉइंट्स आएंगे कॉर्नर पॉइंट्स, उन कॉर्नर पॉइंट्स को जेड में पुट करके यू गेट द मैक्सिमम वैल्यू, राइट, क्योंकि मैक्सिमाइज जेड है। इसी के और पार्ट में फिगर गिवन है, आपको कॉर्नर पॉइंट्स डायरेक्टली निकालने हैं, सब कुछ गिवन है तो टेबल में कॉर्नर पॉइंट्स निकालकर जेड में वैल्यूज पुट करोगे और हमें उसके बाद क्या बताना है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड। तो दोनों वैल्यूज हमने निकाली। ऑल्सो द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स एट विच द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू अकर्स, हमें वो निकालनी है। सेकेंड पार्ट क्या है आपके पास,
z equal to px plus qy to the objective function, find the condition of p and q so that the maximum value of z occurs at b is 410 and c is 68. Also mention the number of optimal solutions. अब कंडीशन निकालनी है जिसमें हमारे पास, अब देखो क्या गिवन है, पॉइंट गिवन है, एक है 410 और दूसरा हमारे पास क्या है 68. तो 410, तो इसका मतलब p और q दो थे, तो क्या आ जाएगा 4p प्लस 10q इज इक्वल टू 6p प्लस 8q. ये आपके पास आ गया. यहां से इक्वेट करेंगे 2p इक्वल टू 2q, तो p इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है q, क्योंकि उसने क्या कहा था, फाइंड द कंडीशन ऑन q एंड q सो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z occurs. इसका मतलब कि जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो इन दो पॉइंट्स पर आ रही है, तो दोनों पर वैल्यू सेम आ रही है, तो इसलिए हमने दोनों को इक्वेट किया. तो यहां से 2p इक्वल टू 2q, p इक्वल टू q आ गया. इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, तो नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइट. यही हमें फाइंड आउट करना था. पहले पार्ट में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाली कि किस पर मिनिमम और मैक्सिमम आ रही है. सेकेंड पार्ट में उसने कहा कि अगर दो पॉइंट्स पर वैल्यू मैक्सिमम है तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशंस क्या आएंगे. तो आपके पास दोनों इक्वल आ गए, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइट. तो ये हमने डिस्कस किया सैम्पल पेपर. अगर कहीं फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, then you can write it in the comment box, right? Thank you.